मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। पार्षदों को सशक्त करने के लिए कोई योजना है आपके पास? काम कर देना चाहती हैं कि आप कल रहे ना रहे, आपको उस काम के लिए याद किया जाए। जानना चाहते हैं राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? बस कर अभी 28 को जो आपका बजट पेश हुआ है, किन चीजों को विशेष ध्यान दिया है आपने? जैसे मूलभूत जरूरतें हैं, बिजली, सड़क, पानी, वो तो आपने बता ही दिया, सड़क सुधार रही है। और बिजली का, पानी को लेकर किस तरह की योजना अपना रही है? क्योंकि पहली आप नेता है, शायद इसके विरोधी भी प्रशंसा करते हैं। मैंने सफी अहमद जी से आपको लेके कुछ चर्चा की, बड़ा पॉजिटिव बात की है। जितेंद्र मिश्रा जी से भी आपके बारे में कुछ चर्चा कर रहा था मैं, तो उनके इंटरव्यू में आप देखिएगा भी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि एक अच्छी नेता है, अच्छे से जानती है अंबिकापुर। मतलब आपके विरोधी भी अगर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो बात तो है उसमें। नमस्कार, मैं हूं अमित और मेरे साथ आज है अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंजूषा भगत जी आज की हमारी मेहमान है और मंजूषा भगत जी ने अंबिकापुर, जो कि पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव जी का गृह नगर है, यहाँ पर कांग्रेस के 2 बार महापौर रहे प्रत्याशी अजय तिर्की जी को शिकस्त देके अंबिकापुर नगर निगम की पहली महिला महापौर बनी है। इसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई आपको मैम। धन्यवाद भैया। मैम, ये जहां 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी काफी मेहनत किया, ये जीत कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? कितना मेहनत करना पड़ा आपको इसके लिए? देखिए, कोई भी चुनाव को चुनाव जैसे ही दिखने चाहिए। जी जी। और संगठन हमारे साथ था, कार्यकर्ता हमारे साथ थे, अब मेरी मेहनत साथ में थी। इस बार जो माहौल, लहर जो दिख रहा था, इतनी बड़ी चुनौती मुझे नहीं लगी, क्योंकि जनता भी, जब भी मैं डोर टू डोर संपर्क करने जाती थी तो उनका साथ हमेशा हंस के गले लगाना, और छोटी छोटी बात पर मैं प्रत्याशी हूँ फिर भी मुझे हर बात में पूछना, इससे मुझे पहले ही एहसास हो गया था इस बार भारतीय जनता पार्टी बदल जाएगा इस बार। जब आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही थी तो ऐसी क्या बातें थी जो सबसे ज्यादा सामने आई? लोगों की क्या ऐसी उम्मीद थी या क्या शिकायत था जो सबसे ज्यादा किया लोगों ने आपसे? क्या कमी को बताया आपको सबसे ज्यादा? देखिए, मैं जब डोर टू डोर जो जनसंपर्क घर घर जिसको, मेरा आदत है घूमना। मैं एक तो, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुक्त सीट होते हुए, मुक्त सीट है अंबिकापुर शहर, जी जी जी, फिर भी एक साधारण कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता को विश्वास किया था। ये विश्वास किए थे, इसलिए मेरी चुनौती थी कि वो संगठन की ओर से, कांग्रेस की ओर से मैं नहीं मानती चुनौती थी जी। तो महिला कार्यकर्ता अधिकतर, मैं छोटे छोटे कार्यों में अक्सर मैं जुड़ी रही। 2014 में किसी कारणवश में हार गई थी, उसके बाद भी निरंतर शहर में छोटे छोटे काम को लेकर, जैसे महिलाओं को समस्याओं को ही लेकर, चाहे महिला समूह बनाना हो, कई बातों के लेकर, जैसे मैं महिला हूं तो महिलाओं के साथ ज्यादा जुड़ाव था। जी जी जी। आज जीत का वो भी कारण है, संगठन तो साथ में था ही। मतलब जो लोगों से जुड़ाव था, जो संगठन था, कुल मिला के अपने कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय दे रही हैं। बड़ी अच्छी बात है ये जी। एक महत्वपूर्ण बात जो लोग भी जानना चाहते हैं, राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? जंगल कटाई बहुत दुखद, हम भी दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम भी आने। देखिए, कब आई हैं आप राजनीति में? किस सन में आपने राजनीति में कदम रखा? राजनीति में जब आई 2000 में, उस समय हम लोग का छत्तीसगढ़ सरकार बना था। अटल जी का देन है कि छत्तीसगढ़ सरकार बना था 2000 में। उसके बाद नगर निगम भी बन गया था। तो भारतीय जनता पार्टी में मेरा छोटा भाई हम जुड़ा हुआ था, मेरा भी, हम लोग इसी मानसिकता के थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो एक बार मैं तो स्वास्थ्य विभाग में थी और लगा कि राजनीतिक में रहकर, मतलब नौकरी छोड़ के आप राजनीति में आई हैं? तो अच्छा सोशल वर्कर फील्ड एक तो राजनीति ही है, अगर मन से काम करें। तो मैं जब से जुड़ी हूँ तो संगठन की कर्मठ सिपाही हूँ, सभी शहर जानता है। भाई उतनी बड़ी नेता तो नहीं हूँ कि मेरे को छत्तीसगढ़ जाने, लेकिन मेरे अंबिकापुर शहर, मेरा जिला मुझे रूबरू से जानता था। मैं एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ, बूथ की कार्यकर्ता हूँ और जिले की कार्यकर्ता हूँ। जहां तक मैं प्रदेश के भी काम कर चुकी हूँ, मैं अभी भी निरंतर संगठन की जो भी काम बोले, मैं किसी काम को छोटा नहीं समझती हूँ। इसलिए संगठन मुझे महत्व दिया,
एक संगठन ने एक विश्वास जिताया और आपने उस विश्वास को कायम भी रखा। जी जी। 2000 में जब आप राजनीति में आई तो एक महिला के तौर पर किस तरह की समस्याएं, कितनी चुनौती थी उस समय? क्योंकि आज तो समाज बहुत आगे है, उस समय तो महिलाओं के लिए और भी कई तरह की राजनीति में जा रही है करके, कितना परेशानी होता था उसमें, कितना चुनौतीपूर्ण था? जब 2000 में आई तो संगठन में देखिए महिला कार्यकर्ता बहुत कम थे। 3-4 जैसे मेरी महिला बहनें थी, उसके अलावा कोई नहीं था। जब अंदर संगठन में जुड़ने के बाद भाइयों की संख्या ज्यादा थी, उसमें हम लोग को भी काम करना पड़ता था। उसमें एक छोटी सी कार्यकर्ता मैं भी थी, लेकिन भाई लोग का सम्मान आगे बढ़ाया। मेरा खुद सगा भाई भी वहाँ कार्यकर्ता था ऐसे, तो उसलिए मंजूषा दीदी दीदी करके। लेकिन मंजूषा दीदी उसी समय से मैं फेमस हो गई, क्योंकि काम खूब करती थी मैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जितने भी आपके कार्यकर्ता साथी थे तो सब ने आपको बढ़ाने में सहयोग किया। उन्हीं का आज दिन है। जी जी। और सरलता से मेरा खुद का भी पेश आना उनके साथ, वो लोग भी मेरे पास। सरलता, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पहली आप नेता हैं शायद जिसके विरोधी भी प्रशंसा करते हैं। मैंने सफी अहमद जी से आपको लेके कुछ चर्चा की, बड़ा पॉजिटिव बात की है। जितेंद्र मिश्रा जी से भी आपके बारे में कुछ चर्चा कर रहा था मैं, तो उनके इंटरव्यू में आप देखिएगा भी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि एक अच्छी नेता है, अच्छे से जानती है अंबिकापुर। मतलब आपके विरोधी भी अगर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो बात तो है उसमें। नहीं, मेरे तो ये शहर के सभी नागरिक, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मेरे सभी लोग आदरणीय भाई भी हैं। मेरे नगर निगम के सदस्य साथी भी रहे। मैं विपक्ष में थी तभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ नगर निगम में काम करवाने में। इससे पूर्व में लगातार पार्षद भी रही। जी जी। नहीं, उसी बात का जिक्र कर रहे थे जितेंद्र मिश्रा जी कि काफी अच्छे जानती। इस स्थिति में आपको अपने विपक्ष के नेताओं को मिला के चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा अभी? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, महापौर डायरेक्ट चुना हुआ है, मेरे को 4800 वार्ड से वोट मिले हैं। ये मैं नहीं कतई नहीं कह सकती कि मुझे कोई नहीं वोट दिया है। मेरे को 48 वार्ड ने मत किया है। उन्हीं के कारण आज मैं 2 प्रत्याशी पूर्व में थे जो 10 साल काम कर चुके हैं, पूर्व के मेयर लोग, उससे ज्यादा मतों से जीत के आई हैं। जब ये दोनों पक्ष कहीं ना कहीं मेरे साथ रहा होगा तभी तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती कि विपक्ष मेरा ज्यादा विरोध किया होगा। आज जीत का ये भी कारण है, एक तरफा 11,000 से ज्यादा वोटों से मैं जीती हूँ। तो ये मान ही नहीं सकती। आज काम भी मैं निष्पक्ष करूंगी, पूरे 48 वार्ड का काम करूंगी, चाहे मूलभूत सुविधा से हो, चाहे मेरे लायक कोई व्यक्तिगत काम भी हो, तो उसको मैं जरूर काम करूंगी। पार्षदों को सशक्त करने के लिए कोई योजना है आपके पास? इनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है? देखिए, अभी हमारे 28 तारीख को हमने बजट पेश किया। पहली बार मेरे महापौर बनने पर बजट पेश किए। उसमें सभी अधिकतर नए जीत के आए हैं। तो हमने सभी ने मांग रखा कि हमारे नए जीत के हैं आए हैं, उस पार्षदों को कार्यशाला की जरूरत है। तो हमारे कमिश्नर मान गए हैं, जितनी जल्दी हो सके, जहां भी व्यवस्था हो सके, बाहर से इसके लिए कार्यशाला लेने की जरूरत पड़े, ऐसे कार्यशाला की आवश्यकता है। बहुत सारे को नहीं आता है, नियम अधिनियम भी नहीं आता है, काम करने भी नहीं आता है, उनको सिखाने की जरूरत है। और हम लोग 2/3 बहुमत में हैं, उसमें से सब अच्छे पार्षद हैं, कुछ सीनियर भी हैं, सभी लोग अच्छे हैं, पर उनके साथ रहने की जरूरत है। संगठन को तो साथ में लेके चलना ही पड़ता है भाई। नहीं, कुछ नगर निगम और नगर पंचायत में एक नया तरीका अपनाया है, एक नया योजना लाए हैं कि पार्षद के वार्ड में जो भी निर्माण कार्य होगा या जो भी कार्य होगा उसका फाइनल भुगतान जो है वो पार्षद के एनओसी के बाद ही होगा। इस तरह की कोई योजना है आपके यहाँ? कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया आप लोगों ने? अभी तक तो नहीं, लेकिन फिर भी भाई वहाँ जनता द्वारा पार्षद भी एक सम्मानित पार्षद होता है। सम्मान होना चाहिए उनका भी। और यहाँ जितने ड्राइंग पावर तो हमारे कमिश्नर के पास रहता है, चाहे महापौर हो, चाहे सभापति हो, चाहे पार्षद हो, उनको तो एक जनसेवक के रूप में वार्ड वाले जानते हैं। तो वहाँ जितनी अच्छी मॉनिटरिंग पार्षद की होगी, जितना अधिक समय देंगे, उतना जितना प्रोफेस वहाँ का अच्छा होगा, तो काम उतनी अच्छी होगी, क्वालिटी होती। निर्माण से संबंधित देख लीजिए, उनकी गुणवत्ता हो अच्छा होगी। क्योंकि हम किसी अधिकारी के भरोसे अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। ये तो ये है, तो उस ओर तो अभी ध्यान नहीं गया है, लेकिन सम्मान उनकी बात है, तो इस ओर चर्चा के विषय है, चर्चा कर लिया जाएगा। जी। अंबिकापुर नेशनल लेवल पर
अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इसको और बेहतर बनाने के लिए किस तरह का प्लान कर रही हैं आप इसको? और जैसे हमारी जो स्वच्छता दीदियां हैं उनको सशक्त करना या उनकी संख्या बढ़ाना, इस तरह का कुछ चल रहा है आप लोग का अभी तैयारी? जी बिल्कुल तैयारी चल रहा है। देखिए नगर निगम पूरा हमारे 48 वार्ड हैं। 48 वार्ड में अभी स्वच्छता सर्वेक्षण होना था। उसमें 3 चरणों में होना है। ये भी गोपनीय तरीके से होता है, स्वच्छता ओपन नहीं होता है। वो लोग ये सेंट्रल से जो टीम आती है जो हमसे कभी मिले नहीं, पता नहीं स्वच्छता में क्या। अच्छा, वो बाहर से करके फिर चले जाते हैं? हाँ, बाहर से करके चले जाते हैं। लेकिन तैयारी हमारा शुरू से, हम जब से जीत के आए हैं हमारा ध्यान उस ओर ज्यादा आकर्षित था। चाहे कमिश्नर को टाइट करना हो, चाहे अपने टीम का 32 जो पार्षद हैं उनको टाइट करना हो, चाहे स्वच्छता के विषय में स्वच्छता अधिकारी को, हम लगातार भ्रमण में, आप लोग पेपर में भी आए दिन लगे हुए देखते हैं। तो हमने उसके तहत वॉल पेंटिंग की जरूरत पड़ा। तो वॉल पेंटिंग पूरे शहर में अभी नए नए दिख रहे हैं। और उसके बाद डिवाइडर जो हमेशा टूटे फूटे थे उनका मरामत देखिए। अम्बेडकर चौक वगैरह एकदम टूट फूट पड़े थे, उनको हमने किया। उसके बाद हमारे सरकार आने के बाद विभिन्न वार्डों में, छोटी छोटी भागों में जहाँ टूटी फूटी रोड थी उसको डामरीकरण की आवश्यकता थी। काली काली रोड देखिएगा, ये हमारे समय की है। नहीं, अभी दिख रहा है। वो क्वालिटी युक्त बनी है, पहले की अपेक्षा गुणवत्ता युक्त है। तो वो सब भी है। और तालाबों में जो आपकी लाइटिंग उटिंग की व्यवस्था, उसको भी हमने अधिकारियों को बोल दिया था कि आप लोग उसको ध्यान देके करवाइए। हमारी स्वच्छता के सही में बहुत ज्यादा तैयारी था। और मुझे तो ये भी विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि 27वां स्थान इन्होंने इनके कार्यकाल में चला गया था पूर्व के सरकार के अनुसार। तो हमको तो विश्वास है 5वां रैंक जरूर आएगा इस बार, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है हमने। अच्छा, अभी आप किन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? अभी 28 को जो आपका बजट पेश हुआ है, किन चीजों को विशेष ध्यान दिया है आपने? जैसे मूलभूत जरूरतें हैं, बिजली, सड़क, पानी, वो तो आपने बता ही दिया, सड़क सुधार रही है। और बिजली का, पानी को लेके किस तरह की योजना अपना रही है? क्योंकि अभी बीच में कहीं पे टंकी फूटने वगैरह का, पाइप फूटने का भी एक शिकायत आया था। एकदम बिल्कुल आप सही कहा। लेकिन अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आपके विरोधी इस बात के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया है। सामान्य तौर पर विरोधी इस बात पर विरोध करते हैं, लेकिन विरोधियों का कहना है कि अचानक हुई है और बड़ा पॉजिटिव बात की है उसके बारे में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कल ही की बात है, आंधी तूफान हल्की से आई, लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा वो लाइट की ज्यादा जरूरत पब्लिक को भी हो जाता है। उसमें लोडिंग, ओवरलोडिंग नहीं होने के कारण ऐसे होता है। लेकिन जब से मैं जीत के आई हूँ तो पानी की समस्या दूर करने की बात बता रही हूँ। तकिया फिल्टर प्लांट में हमने दौरा किया, वहाँ का जो ट्रांसफार्मर है वहाँ जर्जर स्थिति में था। उसको तत्काल हमारे यहाँ ई साहब है, कुमार साहब, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। वो तुरंत जाके उसको सुधारे, ट्रांसफार्मर नया लगा, उससे कनेक्टेड जितने बिजली विभाग से वहाँ समस्या आ रही थी उसको तत्काल सुधार कर, उनकी जो काम नहीं थे वो भी हमको काम करके दिए। तो तकिया फिल्टर प्लांट में जितना समस्या था, पाइप से लेकर पंप से लेकर हर चीज दूर हुआ। लेकिन हमको ये मायापुर में हमारी टंकी है, वहां से पूरे शहर प्रभावित होता है। थोड़ा सा वहाँ कुछ पंप वगैरह खरीदारी की बात चल रही है, जल्दी खरीदारी भी हो जाएगी। क्योंकि तुरंत जलता है कोई भी पंप, तो हमको तत्काल लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा शहर का मामला है। ठीक बात है, पानी तुरंत चाहिए। हाँ, तुरंत चाहिए। तो सरकारी प्रोसेस में समय लगता है, समय लगता है। पब्लिक इस चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन हमको तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि पब्लिक सही बात है, पब्लिक क्या चाहती है। तो तत्काल उसके लिए पंप खरीदारी 1 हफ्ता में पंप हमारे पास आ जाएगा। जो आया वाला समय, जैसे प्रकृति आबादा आंधी तूफान जो आया, उसको हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। हाँ, तो उसके लिए हमको व्यवस्था अलर्ट रहना है और व्यवस्था की जरूरत है। हम उसके लिए कर दिए हैं, बहुत जल्दी वो भी व्यवस्था हो जाएगा। और छोटी छोटी जैसे बहुत जगह, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, पिछले समय से ही अपनी नमना कला में बहुत समस्या है पानी की। वहाँ बोर भी सक्सेसफुल नहीं है, तो अच्छे संपन्न लोग बोर भी करा लेते हैं बेचारे। लेकिन अब वहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ है। जो सबसे ज्यादा टंकी वहाँ हम लोग नहीं लगवा पाए आज तक। वहाँ की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग तरह तरह की सोच रहे हैं। हम ये इस गर्मी में किसी तरह बीत जाए। अभी टंकी का प्रपोजल गया है, वो आने में देर लगेगा, लेकिन इस गर्मी में हम कैसे निपटारा करें उसको देख के, जहाँ जरूरत है ना, अपनी 15 फाइनेंस से कुछ पाइपलाइन वगैरह खरीदारी हो रही है, जहाँ जरूरत है वहाँ पाइपलाइन भी बिछाया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि टैंकर, वैसे केंद्र सरकार द्वारा अमृत मिशन के तहत हर जगह नल जल योजना के तहत मना कर दिया गया है, टैंकर नहीं खरीद सकते हैं। तो अभी हमारे सांसद जी को आमंत्रित किए एक फोन में, तो ये बजट के समय उन्होंने उपस्थित हुए हैं।
और 21 लाख तत्काल टैंकर खरीदारी के लिए वो लोग दिए हैं। अगर टैंकर खरीदारी हो जाएगी तो तत्काल समाधान के लिए उसमें टैंकर सप्लाई भी किया जाएगा। जहां जहां अति समस्या है अब होता है गर्मी में, तो इस समस्या को दूर करने का ही एक दिशा है। वो द्विजेंद्र मिश्रा जी की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि आपको अंबिकापुर के हर वार्ड की जानकारी है, तो आपकी बातों से लग भी रहा है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है आपको पता है और आपके दिमाग में है, तो बहुत जल्दी समाधान भी हो जाएगा। मैम, एक चीज है, जैसे हसदेव में पेड़ कटाई चल रहा है, रोड चौड़ीकरण के नाम पे चल रहा है, और भी अन्य जगहों पर पेड़ कटाई चल रहा है, जिससे पर्यावरण के संतुलन पर एक खतरा है। तो पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसके लिए कोई प्लान अभी आप लोग के दिमाग में चल रहा है? इस तरफ ध्यान गया है कि अभी ध्यान नहीं गया है? नहीं, बिल्कुल इस तरह ध्यान गया है भैया। ये सब बरसात आने ही वाला है। हाँ। अभी जल संकट जैसे हम निपटते हैं, बरसात भी आ रही है। बरसात आने से पहले हम लोग वृक्षारोपण के लिए भी सोचे हैं। हम तो एक छोटी सी सिपाही हैं, 48 वार्ड के सिपाही हैं। वृक्षारोपण का प्लान है? हाँ, वृक्षारोपण का प्लान है, क्योंकि जीवन रहेगा तो सब है। हमको दैनिक जीवन में ना पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। अगर पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन ऐसे भी व्यर्थ है, आप जानते हैं। सही बात है। तो इसको देखते हुए ये हसदेवा तो बहुत बड़ा पुराने समय से चला आ रहा है, हमारे विधायक सांसद लगे हुए हैं, लेकिन हसदेवा जंगल कटाई बहुत दुखद, हम भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम भी आने वाला समय में बार बार जाके देखे हैं, और दोनों पक्ष विपक्ष जो अपने जंगल और जमीन के प्रति लगाव है, जो हमें बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात की आपने। मैम, एक चीज और है, अभी वर्तमान में आप अंबिकापुर के विकास के लिए या अंबिकापुर के लोगों के सहूलियत के हिसाब से क्या क्या महत्वपूर्ण काम कर रही है? जैसे बिजली, सड़क, पानी आपने बता दिया, इसके अलावा? बिजली, सड़क, पानी के अलावा देखिए, थोड़ा सा अब मेरा मनसा है, मेरा विजन है कि, और बहुत ज्यादा यहाँ भाई जब भी पूजा पाठ में थोड़ा है लगाओ, तो अपने माँ महामाइयों का आशीर्वाद से मैं इतनी आगे हूँ। मेरा मनसा है, मेरा भाव, वो नहीं है तो कुछ नहीं है लगता है मेरे भाव में। तो ये कि हमारे यहाँ राशि को किस एरिया में लगाना है, ये बात हमारे जितनी बार तत्काल आई थी, MIC से हम लोग कहाँ करना है उस राशि का उपयोग। तो उस राशि का उपयोग हम लोग महामाया कॉरिडोर के नाम से कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण महामाया माई के अंदर इर्द गिर्द जितना घूमते हैं, चाहे महामाया प्रवेश द्वार हो, चाहे रायगढ़ रोड हो। एक रोड उधर जाती है, एक गणपति धाम की तरफ जाती है, वहाँ चौक की तरह है। अभी चौक वो लग गए हैं, गणपति धाम का वो गेट लग गया है। तो एक और इधर खैरबार साइड रोड गया है, उस रोड पर पूरा 15 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ बना के आज बहुत जल्दी तत्काल आप लोगों को हाँ दिखेगा काम पर, जो काम लगेगा। तो मैं इससे और पहला मैं को सौभाग्य मानती हूँ कि माँ महामाया के नाम से कुछ काम कर रही हूँ, कुछ दिखा रही हूँ। तो वहाँ एक तो ट्रैफिक समस्या आदि रहता है, रामनवमी गौरा में देखते हैं, तो तालाब के किनारे पिंड में आपको सिंचाई विभाग का एक जमीन है, उसको भी अपने नगर निगम में हैंड ओवर कर लिए हैं। वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी होगा। तो जितनी राशि है ना, पूरा उस एरिया को विकास करने की सोचे थे। आज वो मेरा सोच था, वो विजन था, मेरा आगे पूरा होने की ओर आ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज, जो हर चीज काफी भावुक हो गई हैं आप। हाँ जी। एक चीज, अब चलिए इससे थोड़ा अलग आते हैं, ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ प्लान कर रही हैं? महिलाओं को सशक्त करने के लिए देखिए, पूर्व कलेक्टर आदरणीय रितु सिंह जो महिलाओं को जो SLRM सेंटर के अंतर्गत जो रोजगार करना चाहिए जी मैम, वो की। उसके बाद हमारे 20 साल के जो भी महापौर रहे, किसी ने महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। एक रोजगार किसी महिला बहने को नहीं दिए। एक तो हमारा नगर निगम ड्राई है, सूखा है, बजट हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। महिलाओं के लिए तो मैं बड़ी बड़ी सोच रखती हूँ कि उनको अलग व्यवस्थित ढंग के कोई काम दूं, सहकारी समिति से जोड़ूं, और वो लोग खुद अपना रोजी रोटी कमाएं, अपने बाल बच्चे को पढ़ाएं, और किसी के आश्रित ना रहे। मैं क्योंकि महिलाओं से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ, इसको झुटला नहीं सकती मैं। नहीं, और सही बात भी है, महिलाओं की स्थिति जब तक आर्थिक स्थिति सशक्त मजबूत नहीं होगा ना, तो घरेलू हिंसा जैसी स्थितियां हैं, हाँ वो हो ही रही है। तो एक मैं महापौर गुमटी योजना के तहत कुछ गुमटियां वगैरह वितरण करने की सोची हूँ। अच्छा। लेकिन ये महिला तुरंत जीत के आई थी, बहुत लंबा चौड़ा बजट नहीं सोची हूँ। लेकिन अगर मैं महापौर महिला गुमटी योजना के तहत कुछ गुमटी वितरण करा दूं, तो उन जो महिलाएं अक्सर ऐसे बैठी रहती हैं, बेरोजगार हैं, उन आवश्यकता जिसको सही है, जो अति गरीब है,
उनको वितरित करूंगी, कम से कम अपना रोजी रोटी चला सके, अपने बच्चे को पालन पोषण कर सके, ये मेरा भाव है। अंबिकापुर का ये दुर्भाग्य माना जाए, सौभाग्य माना जाए, पता नहीं। हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे अंबिकापुर से थे, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री भी सरगुजा संभाग से ही है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे अंबिकापुर शहर में मुर्दों का इलाज हो जा रहा है। हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है, मशीनें खराब हैं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कई तरह की समस्याएं हैं। आपके संज्ञान में है सारी बातें? बिल्कुल, मैं न्यूज पढ़ती हूँ, पूरे न्यूज को मिलाती हूँ, पूरा प्रिंट मीडिया। इस पर आप किस तरह से एक्शन ले रही हैं? लेकिन आए दिन इस टाइप का नेगेटिव में अभी उद्घाटन की एमआरआई मशीन का है, वो तो बहुत अच्छा शहर के लिए और सरगुजा जिले के बहुत अच्छा है। तो ये जो गरीब तबके के लोगों को ज्यादा रायपुर जाना ना पड़ेगा, उनका इलाज यहीं हो जाएगा। ये सब तो अच्छी पहल है हमारे मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का। लेकिन इस ओर और थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा संभाग का सरगुजा जिला ही सबसे बड़ा जिला होता है। नहीं, और एक चीज जो महत्वपूर्ण यह है कि टीएस सिंहदेव जी की जो हार का प्रमुख कारण था, वो भी स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां आ रही थी, बच्चों की मौत के लेके और कई तरह की बातें जो आ रही थी, एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। इसलिए भी स्वास्थ्य मंत्री जी को ये बता देना जरूरी है कि इस स्थिति में पर उनके लिए भी समस्याएं, यही उनके लिए भी पुरानी कहानी ना दोहराए, हम जरूर उनको बताएंगे। क्या है कि बहुत सिंपल सीधे अच्छे मंत्री हैं, हमारे से और हालचाल भी पूछते रहते हैं। ये बात हम जरूर रखेंगे, आपके माध्यम से भी उनको बता दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उनका फीस या उनके जो किताब कॉपी का कीमत है, ड्रेस वगैरह का, ये सब की शिकायत मिलती है क्या आपको? जी, थोड़ा है ऐसा एक समस्या मेरे ध्यान में तो है, बहुत ज्यादा फीस की समस्या है। और वहाँ जो पंजीकृत संस्था तो ठीक है, अलग से बहुत फीस ले रही है, पर ये जो राज्य शासन का जो व्यवस्था है उससे हटके लोग अलग व्यवस्था अपने से करते हैं। ये यहाँ के अधिकारी हो, चाहे यहाँ डीओ हो, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, इसे और टाइट करने की जरूरत है। हम तो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जितना संचालित है, एक लेटर जारी करने वाले हैं, ताकि जो यहाँ गरीब तबके के लोग भी रहते हैं, बीपीएल धारी भी रहते हैं, उनको कम से कम ध्यान दिया जाए। शासकीय स्कूलों को तो ध्यान देना चाहिए, वहां भी कुछ ना कुछ शिकायत आती है। जो बड़े बड़े शहर क्षेत्र है, क्योंकि अच्छे पैसे वालों को तो वहाँ एडमिशन मिल जाता है, पर जो घूमतू बच्चे हो गए हैं यहाँ, उनका कोई गार्जियन नहीं है, उनको आज भी घूमते हुए देखते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में यहाँ थोड़ा सा जो व्यवस्था है उसको सुधार की जरूरत तो है। आप, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप ऐसा क्या 5 साल बाद क्या हुआ कौन जानता है, लेकिन उसके लिए याद किया जाए कि मंजूषा दीदी आई थी तो ये करके गई है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी आपको याद करे, ऐसी कोई योजना अभी आपके दिमाग में है? कुछ काम कर रही है ऐसा? नहीं, इसके एक तो महामाया कॉरिडोर हो गया, वो विकास काम के लिए तो अपना जगह में रखी हूँ, जितना हो सके। अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार है, राशि जितना से ज्यादा ला लेके आऊं। कहीं अगला जो चुनाव हो, ये काम करने के लिए उनके ना बचाओ, मेरा एक लक्ष्य है। शहर की बात है, कोई बचे ही नहीं उनके लिए। शहर की जनता, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको अंडरलाइन कर दूं कि मंजूषा भगत जी का ये विचार है कि मैं इतना काम कर दूं कि आने के समय में ये नहीं कहना पड़े किसी को कि मैं ये करके दूंगा, है ना, वो मुद्दा ही खत्म कर देना, जो मुद्दा ही खत्म। और क्षेत्र में महिलाओं को भी लेकर वही रोजगार देने की बात, उसमें अगर कोई शासन से अलग से फंड की व्यवस्था होगा तो उसको मैं करूंगी। और मैं रहूं ना रहूं, लेकिन शहर याद करे, ऐसा कई सारी मेरी मन में है। महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है, महिलाओं की राजनीति में दखल होनी चाहिए? देखिए, अभी हर जगह, अभी 26 में अपना हर जगह का विधानसभा 2-2 भाग में बंटने वाला है, कई विधानसभा। आप लोग को आए दिन जनगणना हो, अभी न्यूज में देख रहे होंगे। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को बहुत महत्व देते हैं। और 33% आरक्षण को आप देख लीजिए लोकसभा विधानसभा में। तो मुझ जैसे छोटी छोटी बहनें हैं, और बहनें जो संपूर्ण हैं, उनको पढ़ी लिखी बहनें, उनको और आगे आने की जरूरत है, और समाज सुधार करने की जरूरत है। जिसमें महत्वपूर्ण, उसमें एक शिक्षा को महत्वपूर्ण अपने में अपना लें, शिक्षा को ज्यादा सुधार करें। इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। और यहाँ जो
अधिनियम है वो हम ही संशोधन कर पाएंगे। राजनीति में जितना ज्यादा महिला आएंगी वो अंदर से महिलाओं का भाव भी समझेंगी, उनके अनुसार काम भी करेंगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे देश में हमारे जो संशोधन बिल हो रहा है 33% आगे बार लागू भी हो जाएगा, तो महिलाओं की आवश्यकता तो वैसी है। किसी की बेटी को अवसर ना मिले, किसी की पत्नी को अवसर ना मिले, स्वतंत्र जो महिला है, लड़ने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, स्वयं महिला सशक्त हो, ऐसी महिला को आगे आने की क्षमता है, आगे आने की जरूरत है, मेरा ये कहना है। आपसे बात करते करते ना अचानक एक चीज मन में आ रहा है कि जब आप राजनीति में आई तो आपके घर परिवार से या किसका सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा मिला, जिससे आपको खूब एनर्जी मिला हो, खूब मजबूती मिला हो? मेरे भाई, छोटे भाई, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा। उनका नाम भी आप बता ही दीजिए, 3-4 बार उल्लेख कर चुकी हैं उनका। नहीं, मैं अक्सर मैं कर्मचारी फैमिली की हूँ। अच्छा। मैं ट्राइबल में आती हूँ, एक आदिवासी महिला नेत्री हूँ, और मेरे यहाँ कर्मचारी हैं, मेरे पति से लेकर मेरे बच्चे भी स्वास्थ्य विभाग में है, बता दूं। उसमें से मैं 3 बहनों के बाद एक हूँ, उसमें से अक्सर डॉक्टर हैं। अब मेरी जल्दी शादी हो गई थी, और सबसे ज्यादा मेरे पिताजी का सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी शिक्षा अधिकारी थे। पारिवारिक सपोर्ट दोनों बड़ी चुनाव में किसी के यहाँ मेरे को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ा। जो आदिवासी जितना संपन्न होते हैं वो मेरी फैमिली है, जिसमें से मेरे बहन, मेरे पिताजी, मेरे पति, सभी की सहयोग से मैं आगे आई हूँ। सबने एक सहयोग किया कि अब आप राजनीति में जाके और वहाँ कुछ माहौल को बदलिए। जी, मेरे पिताजी विशेष कर चाहते थे, बेटियां को बहुत महत्व देते हैं। उनकी उतनी सारी बेटियां में सब डॉक्टर बने, अक्सर तीनों बेटी डॉक्टर हैं, वही एक बेटी हूँ कि इस फील्ड में हूँ। तो मैं अपने पिताजी को ही सबसे बड़ा आगे बढ़ाने में उनका योगदान बोलूंगी। एक महिला को जैसे राजनीति में भी आप हैं, सामाजिक कार्य भी देखने हैं, कई जगह आपको जाना भी है, महिलाओं को भी जोड़ना है, महिला समूह आपने बनाया, कई जगह आपने बताया, इस बीच अपने परिवार, अपने बच्चों को भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। इस विषय में तो मैं बहुत धनवान हूँ। मेरे बच्चे अच्छा एजुकेटेड हो गए, मेरी बेटी MBBS PG कर रही है, मेरे दोनों के दोनों बच्चे। तो हर राजनीतिक क्षेत्र में दोहरी जिम्मेदारी होते हुए मैं एक हाउसवाइफ थी, कहना चाहिए। उसमें फैमिली को भी बरकरार रखना, पूरे खानदान को बरकरार रखना, उसके बाद में जो पोजीशन पाई हूँ, ये स्थिति है। और प्लस संगठन को, आज संगठन में भी मेरे में अहम नहीं है, लेकिन अगर महिलाओं को जोड़ने की बात हो तो एक देखते होंगे, अपना नाम खुद नहीं लूंगी, लेकिन आप पता कर लीजिएगा। ज्यादा खुद तारीफ नहीं करना चाहिए, बाकी आपको संगठन से पता चलेगा। बिल्कुल, वो तो मैं करूंगा। अगर आप तारीफ जनता करेगी तो मैं बिल्कुल आपका तारीफ को सामने लाऊंगा, विरोध करेगी उसको भी लाऊंगा। नहीं, आपका एकदम हक है सही चीज को सही दिशा दिखाने का। तो आप सुन रहे थे अंबिकापुर नगर निगम की पहली महिला महापौर मंजूषा भगत जी को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।